वो भी ये ध्यान में रखिए कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू फाइंड एनी वर्ड इन योर बुक जो कि आपको लगता है डिफिकल्ट है, हिंदी की कोई भी ऐसी शब्द जो आपको लगे कि ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है, या फिर अंडरलाइन करिएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं सारा आपकी सारे क्लास को मैं हिंदी में ही आपको डिक्टेट करूंगा, डोंट वरी दैट वेदर योर टेक्स्ट बुक इज इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कि you will find human being, people as resource, I think आपने पढ़ा होगा। human beings are also resource, people as resource। सर ये विजिबल नहीं है। ओके, is it visible now? human beings No, visible है सभी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। wait No, no. just hold on। Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. पिरामिड Yes, जैसा है, ठीक है, Yes, sir. पिरामिड बनाने की कोशिश की गई है, और ये ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स Yes, sir. आर आल्सो अ रिसोर्स, ठीक है। सुनिए, मैं बोल डिक्टेट भी कर रहा हूँ साथ साथ, इसको ध्यान से सुनते भी रहिए, लेक्चर पे ज्यादा ध्यान रखिए। ये पिरामिड है, इसमें ह्यूमन बींग्स, ठीक है, दिखाया गया है, ह्यूमन बींग्स आर आल्सो अ रिसोर्स, दे इंटरैक्ट विद नेचर। नेचर से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन नेचर। अब वो नेचर से कैसे इंटरैक्ट करेंगे? दे शुड हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। उनके पे क्या होनी चाहिए? उनके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, लेक्चर को भी सुनिए आप साथ साथ। ह्यूमन बीइंग्स दे आर आल्सो रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स, मानव खुद एक रिसोर्स है, संसाधन है, ठीक है। वो क्या करते हैं? नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज नेचर में ही अवेलेबल हैं, और वो किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और फिर वो क्या सेटअप करते हैं? इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग कि इसका क्या मतलब है इंस्टीट्यूशंस, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है ये, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर देयर। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स नेचर से इंटरैक्ट करके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आयरन निकालते हैं, आयरन ओर। तो आयरन ओर से जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पे वो रेस्पेक्टिव वर्क होगा, ठीक है। आयरन ओर से फिर जो है प्योर आयरन हमें निकालना है, फिर उससे स्टील बनाना है, अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल हुआ। तो वो इंस्टीट्यूशन कौन सेटअप करेगा? ह्यूमन बीइंग। तो आप देखोगे कि ये एक चारों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये चारों आपस से क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, या ऐसे कह सकते हैं दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। यू विल फाइंड द टर्म इन योर टेक्स्ट बुक, आपकी किताब में भी दिया होगा कि दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। अगर इसमें से कोई एक भी आप रिप्लेस कर देते हैं, देन द एंटायर स्ट्रक्चर विल ब्रेक, ठीक है, द एंटायर स्ट्रक्चर विल ब्रेक। फिर उसके बाद आप अपने बुक में देखिए या फिर मॉड्यूल में देखिए कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया होगा। क्या किया होगा? रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा तो उसमें होगा टू काइंड में, दो तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया, ठीक है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। नेचुरल में आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं, एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। आप लोग सभी लोग आई होप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख रहे हैं लेक्चर के साथ साथ, तो उसमें जो है कॉन्टिन्यूअस है,
और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आप देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड सेकंड वन इज वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल को भी 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये एक कॉपी में सेपरेटली आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो रिसोर्सेज को कभी भी एक क्वेश्चन आता है अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड में, और वेर एवर इन एनटीएससी ऑल्सो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। आंसर फ्रेम करने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो इसको चार्ट को अच्छे से देखिए, फ्लो चार्ट को। तो फिर नेक्स्ट है रिन्यूएबल का, हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में आपका आ जाएगा रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में मेटल्स वगैरह ये सब आपका साइंटिफिक टर्म्स है, आपने पढ़ा होगा साइंस में अपने। मेटल्स हैं, नॉन रिसाइक्लेबल में आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इसमें ह्यूमन में आप देखेंगे क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो ये आप ओवरऑल फ्लो चार्ट को क्या करेंगे, रिसोर्सेज को याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी हम इसको और फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बहुत इजी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। तो ये भी आप जानते हैं ओरिजिन के बेसिस पे इसको क्या एग्जांपल देंगे हम, बायोटिक एंड अबायोटिक। पढ़ा होगा आपने, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक एंड अबायोटिक, ओरिजिन में आ गए, ठीक है। उसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना आप दे दीजिए लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग में आप इंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग है। तो फिर नेक्स्ट है, अगर आप सेकंड देखें, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें फर्दर अभी मैंने फ्लो चार्ट जो डिस्कस किया उसी का पॉइंट आएगा, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो उसमें रिन्यूएबल में आपने कॉन्टिन्यूअस और बायोलॉजिकल पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल पढ़ा, ठीक है। तो वो एग्जॉस्टिबिलिटी में आएगा। और ये मैं बता दूं क्लासिफिकेशन, आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिए, यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओरिजिन पे कभी पूछ लेते हैं, एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप देखिएगा, ठीक है। ओरिजिन में पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जॉस्टिबिलिटी पे पूछ लेते हैं। तो इट वेरीज, ओवरऑल क्लासिफिकेशन ही पूछ सकते हैं आपसे पूरा, या क्लासिफाई करिए रिसोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स। माइंडेड एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। Who is chatting over here? I can see the chat. Don't do this. Okay. Origin, exhaustibility. None. The third one is community, ownership, particularly on the basis of ownership. ये भी आपने पढ़ा होगा, on the basis of ownership. तो ओनरशिप के बेसिस पे अगर आप देखें तो रिसोर्सेज को आप अगर देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा या मॉड्यूल में, कि उसमें जो है ओनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि एक इंडिविजुअली द्वारा ओन्ड हो उसे कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब जैसे किसी का अपना एक इंडिविजुअल प्लॉट है, ठीक है, पैस्चर लैंड है, तो वो इंडिविजुअली ओन्ड होता है, ठीक है। उसको इंडिविजुअली में इंक्लूड हम करेंगे, इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑन द कम्युनिटी। ओनरशिप में नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। कम्युनिटी में देखिए कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी होल्ड करती हो, ठीक है, कम्युनिटी में वो रिसोर्सेज सभी के लिए अवेलेबल होंगे, उसमें सभी का हक होगा, सभी को उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बरियल ग्राउंड्स वगैरह हो गए, पार्क वगैरह हो गए, ठीक है, जहां पे सभी लोग जा सकते हो, तो वो कम्युनिटी ओन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज ओनरशिप में नेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इसमें आप देखेंगे नेशनल। टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज हैं इंडिया में वो किसके हैं, नेशन के हैं। किसके हैं, नेशन। पर्टिकुलरली अगर आप
ठीक है, हिमालय। ये अगर देखें तो जितने भी रिसोर्स यहाँ पे, ठीक है, मेन लैंड की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो टेक्निकली सारे रिसोर्सेज किसके हैं? नेशन के हैं। ठीक है, इसमें इंडिविजुअली ओन्ड और कम्युनिटी ओन्ड जो है उसमें ओवरराइड कर सकता है नेशन। कैसे ही कर सकते हैं? अब जैसे आज के डेट में आपने देखा होगा कई सारे रोड बने हुए हैं, कई सारे ब्रिजेस रोड बने हुए हैं टाइम टू टाइम, अभी भी बन भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि जिनकी प्रॉपर्टी को इनक्रॉच किया गया हो या जिसके प्रॉपर्टी में वो रोड निकले हो। ठीक है, तो वो तो कह देंगे कि भाई इट इज इंडिविजुअली ओन्ड, तो हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं जो है कि दे सकते, वो नेशन के बेनिफिट में नहीं होगा। नेशन गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस प्रॉपर्टी को ओन करेगी, उनके मार्केट प्राइस में पैसे देते हैं। तो टेक्निकली यहां पे समझिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेशन इस्तेमाल जा सकता है नेशन के द्वारा। अर्बन एरियाज में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये काम दिया गया है कि वो रेस्पेक्टिव रिसोर्सेज जो भी गवर्नमेंट उनको गाइड करती है उस रिसोर्सेज को क्या करें, जो है खरीदें। ठीक है, तो हाँ, किसी ने पूछा है पुलकित सिंह, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड नेशन। तो कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ओन्ड हो गया। ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड में अगर आप देखिए, मैंने जैसे बताया पार्क का एग्जांपल दिया आपको मैंने। ठीक है, तो वो कम्युनिटी ओन्ड कर रही है पार्क, तो उसमें नेशन वो टेक्निकली देखा जाए तो सारे रिसोर्सेज नेशन के ही हैं। अब इसमें पार्क देखें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, और रोड बनना है। पार्क अगर देखें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मान के चलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। और एक रोड बनना है, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से बनना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पार्क आ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएटिव लेगी, वो कहीं दूसरे जगह पार्क बनाएगी और यहाँ पे वो रोड पास करवाया जाएगा। ठीक है, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये है नेशन का ओवरऑल मेन लैंड पे। उसके बाद सी में भी देखिए तो 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स, याद रखिएगा। 12 nautical miles. I think it is visible to all. ठीक है, it is visible to all. Hold on your doubts. I think there is a doubt in someone. ठीक है, किसी को डाउट है अभी मैं बताता हूं। ठीक है, फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करिए। ठीक है, ये नेशन है। ठीक है, ओके, इफ इट इज ब्लर देन होल्ड ऑन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। यहाँ हिमालय है। ठीक है, मैंने पूरा नहीं बनाया, हाफ बनाया है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, कितने? 12 नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स कितने के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स हमारा क्या है? हमारा अपना रिसोर्स है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया के मैप से थोड़ी सी का डिस्टेंस। ठीक है, समझिए, लेक्चर को सुनिए। ठीक है, इफ इट इज नॉट विजिबल फॉर टुडे इट्स ओके। ठीक है, वी विल डू इट लेटर ऑन। जस्ट हियर व्हाट एवर आई एम सेइंग यू राइट नाउ। ठीक है, टेम्पल को हम कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज हैं, बट टेम्पल को नहीं हटा सकते आप। टेम्पल नहीं हटा सकते आप, मस्जिद नहीं हटा सकते आप। ठीक, ये रिलीजियस ग्राउंड पे है। ठीक है, और रिलीजन प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियन सोसाइटी। यू विल कम टू नो इन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, सिविक्स में आप ये पढ़ेंगे। तो आप टेम्पल को नहीं हटा सकते, देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो अब सुनिए कि मेन लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स सी तक हम क्या कर सकते हैं, हमारा अपना सोवरिंग राइट है। मतलब वो रिसोर्सेज टोटली हमारे होते हैं। सोवरिंग, सोवरिंग का क्या मतलब होता है? क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे। कोई भी कंट्री, फॉर एन एग्जांपल, कोई भी कंट्री अगर कहती है कि आई एम अ सोवरिंग कंट्री,
तो इसका मतलब उनके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को खुद डिसाइड करेंगे, कोई अदर कंट्री उन्हें डिक्टेट नहीं करेगी या उनको डायरेक्ट नहीं करेगी। तो हमारा सोवरेन राइट है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज हमारे हैं पूरी तरीके से, किसी और के नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद हम और अगर आगे जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, कितने, 200 नॉटिकल माइल्स। वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक टर्म है, आपके किताब में बस इतना ही दिया ही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए कि इनके बीच में जो स्पेस है, जो रिसोर्सेज होंगे, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएंगे, ठीक है। उस 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो आएंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएंगे कौन से, 12 नॉटिकल और 200 के बीच वाले पोर्शन को। उसमें हमारा सोवरेन राइट नहीं होता, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिशरीज, ठीक है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस एंड ऑल, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नेशनल में है, नेशन में आएगा, नेशन रिसोर्स में इंक्लूड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेशनल, ठीक है। लेक्चर पे कंसंट्रेट करिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में देखेंगे कि दोज रिसोर्सेज विच आर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब यहां पे, ठीक है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, उसको हम रखेंगे किसमें, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। इंडिया जो है कि मैग्नीज नोड्यूल को एक्सप्लोर कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है इंटरनेशनल रिसोर्स में, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी के कंकरेंस के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की यही खासियत है कि आप इंटरनेशनल रिसोर्सेज को तभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको क्या करेगी, कंकरेंस, आपको इजाजत देगी उस बात की, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी ने अभी पूछा है क्या है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि कुछ 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है, और अप टू 200 नॉटिकल, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उसका आप जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें एक्सेप्शंस हैं। उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं, 1982 में कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी आया था, ठीक है, 1982 में कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी आया था, ठीक है, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी आया था। उसमें ये टर्म यूज किया गया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे सर्टेन आपको राइट्स दिए गए, ठीक है, सर्टेन राइट्स, मतलब आपको फिशरिंग वगैरह करना है, करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ करना है तो वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। आपके बुक में सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टर्म यूज किया गया है और मैंने थोड़ा आपको एक्सपैंड किया है। ये आपके जो है कि एनटीएससी और बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल, दैट्स आई टोल्ड यू। फिर नेक्स्ट वन, अब क्लासिफिकेशन में फिर से लौट के आते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन में हम लोगों का फिफ्थ वन है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमारा जो है कि नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। On the basis of status of development, this one is fourth actually, ठीक है, on the basis of status of development, status of development, ठीक है। अब इसमें डेवलप्ड आएंगे, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन, अब एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या इंडियन ओशन नेशनल रिसोर्सेज में आता है, तो मैंने बताया कि एक सर्टेन जो है कि दूरी तक हम उसको अपने जो उसके वहां पे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। वो टोटली हमारे होंगे 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, लगभग 22 किलोमीटर्स होंगे। 22 किलोमीटर्स इंडियन ओशन में, 22 किलोमीटर्स तक, उससे पहले हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, सोवरेन राइट है हमारे उस रिसोर्स पे, ठीक है। बट उसके बियॉन्ड जाएंगे तो उसमें फिर एक्सेप्शन आएंगे, ठीक है, उसमें वो जो राइट हमें मिले हुए हैं सोवरेन राइट, वो वहां से हट जाएंगे 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड,
ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन होगा। इसके बारे में पोटेंशियल, ठीक है। पहला है पोटेंशियल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, इफ इट इज विजिबल टू यू, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है, और हमने वहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इस एरिया में, ठीक है, देयर इज अ पोटेंशियल, ठीक है, टू यूज दिस एरिया एज अ रिसोर्स, ठीक है। किस तरीके का रिसोर्स? इन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। अपने डाउट्स को अपने पास रखिए अभी थोड़ी देर के लिए, लेक्चर को सुनिए, मैं आपके डाउट को अभी सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है वहां के एरिया को, बट फॉर एज ऑफ नाउ, ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ इसे देखा है, रिकॉग्नाइज किया है कि दिस एरिया हैज अ पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, बट अभी तक हमने उसका फुल फ्लेज में उसका इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। अब लॉट ऑफ कंस्टेंट है उसमें। क्या कंस्टेंट हो सकते हैं उसमें कंस्टेंट ये हो सकता है कि भाई कैपिटल का जो है कि उसमें कंस्टेंट सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉज वगैरह हैं, डिफरेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स, ठीक है, प्रॉपर पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस जो है नहीं आ रही हैं, बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट वन ऑफ द मेन कंस्टेंट इज कैपिटल, ठीक है। तो हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि दिस पर्टिकुलर एरिया हैज अ पोटेंशियल, इस एरिया में क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट वन वी विल मूव टू डेवलप्ड। आप देखेंगे आपके बुक में दिया होगा कि नेक्स्ट वन इज डेवलप। तो डेवलप में आप देखते हैं कि डेवलप में हम कौन से रिसोर्सेज को डेवलप कहेंगे? जिसकी क्वांटिटी अच्छी होगी, जहां पे क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में बेच सकते हैं हम इसको, ठीक है, और वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, टेक्नोलॉजी भी है। याद रखिए जो रिसोर्सेज में मैंने अभी डेफिनेशन में बताया आपको, समझाया आपको, सेम कंसेप्ट वहां पे आप इंप्लीमेंट कर देंगे। उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके जो है इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ठीक है, उसे हम डेवलप कह देंगे। अब डेवलप में आप आगे फर्दर देखोगे तो स्टॉक एंड रिजर्व्स के बारे में डिस्कशन किया गया होगा। स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। इफ इट इज नॉट विजिबल, लिसन टू मी, इट्स स्टॉक एंड रिजर्व। तो स्टॉक में आप देखिए, स्टॉक को समझिए। स्टॉक का क्या मतलब है कि स्टॉक, वी हैव अ सर्टेन रिसोर्स, ठीक है, वी हैव कैटेगराइज सर्टेन रिसोर्स एज अ स्टॉक, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है कि हमने मान लिया जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही सेम एग्जांपल दिया है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मान लिया कि ये स्टॉक है, इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया कि उसे फ्यूचर फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास अभी, ठीक है, क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमने उसमें जो इस आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे जो टर्म पॉइंट किया गया है वो है नो हाउ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे पास क्या नहीं है? नो हाउ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो हाउ टेक्नोलॉजी? नो हाउ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि अभी हम उसका बेस्ट वे में कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये टर्म, पर्टिकुलरली टर्म नो हाउ टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा और उसको एज इट इज फिर लिखिएगा, नो हाउ टर्म को लिखिएगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप हाइड्रोजन और वाटर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? रिजर्व ये आपके स्टॉक का ये सबसेट ऑफ स्टॉक, ठीक है, सबसेट ऑफ स्टॉक। कोई हमने रिसोर्सेज देख लिया, उस कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको हमने रिजर्व किया है, एज द नेम सजेस्ट कि रिजर्व, कि मतलब अभी नहीं यूज कर रहे हैं, अभी या यूज कर रहे हैं तो लिमिटेड स्केल में यूज कर रहे हैं, आगे ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डैम का एग्जांपल दिया गया है। यू विल फाइंड इन योर बुक दैट एग्जांपल ऑफ डैम इज रिटन ओवर देयर, ठीक है। इसमें हमारे पास नो हाउ टेक्नोलॉजी भी है। वी नो दैट वी हैव नो हाउ टेक्नोलॉजी, कैसे इसका इस्तेमाल करना है हमें मालूम है, ठीक है। तो नो हाउ टेक्नोलॉजी भी है, बट हमने रिजर्व रखा है। क्यों रिजर्व कर रखा है? क्योंकि उसमें बहुत सारे कंस्टेंट हैं, उसको अभी जो है पूरी तरीके से इस्तेमाल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जो डैम एग्जांपल दिया है आपके बुक में, तो डैम से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम आपने पढ़े होंगे कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, लोगों का रिहैबिलिटेशन होता है, लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, ठीक है। नर्मदा आंदोलन, कई सारे मूवमेंट्स भी हैं डैम के अगेंस्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो इस तरीके से डैम्स को जो है बिल्ड करना एक बहुत बड़ा रिस्की वर्क है,
ठीक है, अभी आप रिसेंटली अपने पढ़ा होगा पिछले 1-2 सालों में जो अगर फ्लड भी आए हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली केरला में, ठीक है, तो वहां पे वन ऑफ द मेन कॉज वाज डैम। ठीक है, बारिश ज्यादा हुई, डैम में ज्यादा पानी हो गया, पानी रिलीज करना पड़ा, फ्लड आ गया उसकी वजह से। आई थिंक मुल्ला पेरियार डैम, यस, ठीक है, तो केरला में उसकी वजह से फ्लड आ गया। तो डैम को अभी हमने रखा है, एनर्जी हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट अभी हमने रिजर्व में रखा है कि वी हैव दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ, ठीक है, वी हैव दिस रिसोर्स एज अ रिजर्व, वी शुड कीप इट एज अ रिजर्व, वी विल यूज इट इन लेटर पीरियड। ठीक है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। So this is how, what this is all about your classification of resources. ठीक है, so keep this in your mind, it is very important for your examination. ठीक है, if you have any kind of doubt related to the classification of resource, then let me know. Harshik, Harshik, no, सर एक बार वो लॉ जो आपने बताया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सी, मतलब ऐसा, उसका एक बार दोबारा से बता दीजिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो डिस्कस हुआ था अभी, हेलो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप पूछ रहे हैं? नो सर, आपने बस वो लॉ जो जिसके बारे में बताया था ना आपने, जो कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज से, जो हम वो लॉ नहीं है कॉन्करेंस वहाँ लेते पे। हैं। हाँ सुनिए, वहां पे सर, लॉ नहीं है, उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बता रहा हूं मैं। उसमें 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, उसमें सर्टेन राइट्स दिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज को, क्योंकि विद इन 200 नॉटिकल माइल्स कई सारे कंट्रीज आ जाती हैं। तो अगर उसमें आप सोवरेन राइट दे देंगे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहां पे वॉर भी हो सकता है, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन कैन अराइज ओवर देयर। ठीक है, तो वहां पे पूरे राइट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक, और जो इंटरनेशनल आप पूछ रहे हैं, तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड हैं। तो वहां पे अगर आप चाहते हैं कि आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल करें, तो उस रिसोर्स के लिए आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से कंकरेंस लेना होगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे, कहां पे मिलते हैं, कहां पे बैठते हैं? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, G20, ब्रिक्स, ठीक है, डिफरेंट इंटरनेशनल कमिटीज आर देयर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी कम्युनिटी आप चूज करते हैं, किसका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो वैरी करता है। विदाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंकरेंस से आप इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। अंतरराष्ट्रीय जो संसाधन है वो अंतरराष्ट्रीय लोगों के समुदाय के बिना पूछे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सर जैसे सर कोई इंडिविजुअल ऐसी हो सकती वेट, दो कंट्रीज हो सकते हैं यस, रिपीट इट अगेन। सर इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब फिर बता दो। इंडिविजुअल का मतलब जो कि एक इंडिविजुअली ओन्ड है। अब जैसे ये पूरा अपार्टमेंट है मेरा है, ठीक है, तो ये इंडिविजुअली ओन्ड है तो रिसोर्स, रिसोर्स होता क्या है? जो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर दें। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअली ओन्ड होना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो सकती है आप में से बहुत लोगों को कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड रिजर्व्स, बहुत सारे लोगों को होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल के केस में वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर राजस्थान का एग्जांपल लिया जाए, तो राजस्थान में हमने देखा है कि वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया हैज अ पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के जरिए विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल है, हमने रिकॉग्नाइज किया है उसको। अभी हम जो है कि हम हमारे पास रिक्वायर्ड एसेंशियल चीजें नहीं है जिससे के थ्रू हम उसका एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एनर्जी में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो नॉन कन्वेंशनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटल है, उसमें पोटेंशियल है। अगर हमारे पास कैपिटल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिसीज एंड मेजर्स लिए जाएंगे, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रिजर्व्स के केस में ऐसा नहीं है।
रिजर्व्स के केस में हमारे पास हम डैम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, बट फॉर टाइम बीइंग हम नहीं कर रहे हैं, हम लिमिटेड स्केल में कर रहे हैं बट ऑन अ लिमिटेड स्केल। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स को मूव करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यही डिफरेंस है रिजर्व्स एंड पोटेंशियल में। रिजर्व में नो हाउ टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किए गए हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो मेन कंसेंट यही है यहाँ पे, वो रिजर्व में रखा गया है कि हम आगे कर लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल में तो हम चाहते हैं करना बट अभी नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट उसमें कैपिटल है, दैट्स ऑल। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड रिजर्व। नाउ नेक्स्ट वन इज सर वन डाउट। हाँ सर ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ये दोनों कंट्रीज की जो ओशियन जो रेंज होगी वो दोनों एक दूसरे से मर्ज नहीं करेंगी, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो मैं सर तो फिर सर इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? हाँ उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, सर क्रीक का मामला है, ठीक है। यू कैन गूगल इट आउट, यू कैन फाइंड ओवर देयर, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान में रहता है, मतभेद है इसमें, ठीक है, वाटर रिलेटेड, कि वो कहते हैं हमें जो है कि हमारा एक्सपेंशन यहाँ तक होगा, वो कहते हैं नहीं हमारा होगा। आप सर क्रीक वाला प्रॉब्लम उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। आपको और सर जैसे बांग्लादेश है वो भी कुछ ऐसा करता है। बिल्कुल बिल्कुल वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि वाटर का कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा उस हिसाब से है, ठीक है। और बांग्लादेश से भी है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेवलपमेंट। सर जो अंटार्कटिका है वो किस रिसोर्स में आएगा? हाँ अंटार्कटिका है उसमें कोई नहीं रहता, तो इंटरनेशनल रिसोर्स है नेशनल रिसोर्स है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज है ना, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया के जो है कि कई सारे स्टेशन वगैरह हैं, डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज के स्टेशन हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है अंटार्कटिका में, वो एक्सक्लूसिव किसी का नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट इज now the next one is development of resources, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। घनश्याम शर्मा अनम्यूट होइए। यस सर। घनश्याम शर्मा, आपने मैसेज डाला है पोटेंशियल, क्या प्रॉब्लम है बताइए बेटा। यस सर, लद्दाख का यूरेनियम वाला था वो बस पोटेंशियल है। लद्दाख का यूरेनियम, यस लद्दाख के यूरेनियम को पोटेंशियल का मतलब ये है कि हम वहां पे जो है कि उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, अभी हो नहीं पा रहा है। यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना लद्दाख में, हालांकि वहां पे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, और उसमें प्रॉब्लम में आप देखिए तो पूरा इंटायर लद्दाख हमारा है नहीं, ठीक है। अक्साई चीन एरिया जो है कि हमारा चाइना के हाथ में है, ठीक है। पोटेंशियल तो है ही वहाँ, यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वहां पे जो भी रिजर्व है वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, ठीक है। ओके। बस रिसोर्स है उसको इस तरीके से समझिए पर्टिकुलरली, ठीक है, वो बहुत लिमिटेड है। और नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में यही है कि किसी भी नेशन का जो रिसोर्स है 12 नॉटिकल माइल्स जमीन, जो भी उनके मेन लैंड है, मेन लैंड को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो अप टू, और सी एरिया में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक ले लिया जाए तो वो उस नेशन के रिसोर्स हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होंगे जो सी एरिया में 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड का जो भी रिसोर्स होगा वो इंटरनेशनल का होगा, बस डिफरेंस यही है इसका। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में देखा जाए तो डेवलपमेंट हमने समझा है कि जो रिसोर्सेज हैं, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, ठीक है। तो उसके उस रिसोर्सेज में हम ये देखेंगे कि उस रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन करता है? दो हु आर पावरफुल या ग्रीडी टर्म यूज किया जाए, जो ग्रीडी है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं,
रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल है, वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। विल डिस्कस, ठीक है, मोर इन डिटेल्स लेटर ऑन। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1% इंडिया में 1%, पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास 70% रिसोर्सेज हैं ओवरऑल। वेल्थ, रिसोर्सेज हियर रेफर्स टू वेल्थ। 70% ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज आल्सो रिसोर्स। तो ओवरऑल जो भी वेल्थ है उसका 70% 1% के पास है। तो बस थिंक ऑफ द सिचुएशन कि बाकी 99% आर मैनेजिंग देमसेल्फ इन 30%। 99% लोग 30% में ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और ये ग्रीडी पर्सन है, जो लालची है, जिनकी नीड्स कभी फुलफिल नहीं होती, ठीक है, उनको और चाहिए, उनको और चाहिए। तो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज में आ जाएंगे, ग्रीडी आ जाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज में अब और आगे आप देखें तो इसमें रिसोर्सेज में ये आएगा कि रिसोर्सेज के इस डिप्लीशन की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप देख लोगे, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, सुनामी एंड ऑल, ठीक है, वो सब उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल। तो वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी आ रहा है, किसकी वजह से? ग्रीडी की वजह से। अब सोसाइटी में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीडी है 1%, ठीक है, दे बिकम्स एक्स्ट्रा रिच, अल्ट्रा रिच, ठीक है। तो रिच एंड पुअर, सोसाइटी में एक डिवीजन हो जाता है, रिच एंड पुअर, रिच अलग पुअर अलग, ठीक है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है फ्यूचर में, सोसाइटी बढ़ती चली जाती है। तो ये सब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आप पढ़ोगे। तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं, ये रिसोर्सेज लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये क्या लिखा है, रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो हैं, देयर इज अ नीड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने अगर आप साथ साथ बुक भी देख रहे हैं तो आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट एवर रिटन इन योर बुक, ठीक है। मैंने आपके अभी तक लेक्चर में सारे वही बातें बोली हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इक्वल और इक्विटेबल, अब ये टर्म समझ लीजिए, कभी भी इक्वल मत लिखिएगा, यू हैव टू राइट इक्विटेबल। तो इक्वल का मतलब ये होगा कि हम बराबर में दे दें। रिसोर्सेज हैं, सपोज कि 10 लोग हैं, ठीक है, और हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, 20, तो हम 2-2 करके सभी को दे दें, ठीक है, तो वो बराबर हो गया। इक्विटेबल कब होगा? जब हम रिसोर्सेज का डिवीजन कुछ इस तरीके से करें जिसमें कि लोगों को एज पर द नीड क्या दिया जाए। सपोज किसी के पास ऑलरेडी 2 रिसोर्स पड़े हैं तो उसको 2 क्यों दें हम? कोई ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज जो है कि एकदम नहीं है, तो उसको हो सकता है थोड़ा बढ़ा के दे दें, 3 दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विटेबल को आप ऐसे समझिए, एज पर द नीड हम रिसोर्सेज को क्या कर दें, दे दें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमें जो टर्म पढ़ना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पढ़ा है आपने, आई नो दैट यू ऑल हैव स्टडीड दिस। तो डेवलपमेंट में कौन सा? सस्टेनेबल। देखिए, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल, ठीक है, क्या है? डेवलपमेंट। हम सभी का ऑब्जेक्टिव में, पर्टिकुलरली नेशन हो या इंटरनेशनल, ठीक है, तो उसमें मेन हमारा क्या कंसर्न है कि डेवलपमेंट। बट हमें डेवलपमेंट करना कैसा है? सस्टेनेबल, ठीक है। डेवलपमेंट तो करना है बट वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब हम जीवित रह सकें, ठीक है। सबसे पहला कॉज, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, क्या रोकना है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको रोकना है। रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज की वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और जब रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कंसिक्वेंसेज हम देख सकते हैं, ठीक है। इक्विटेबल का मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको उस हिसाब से रिसोर्सेज देना, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल में Sir, someone have muted you. ओके, ऋषिराज, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए।
इक्विटेबल का मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से रिसोर्सेज को देना, एज पर द नीड। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे जो है कि आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से एज पर द नीड हमें क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सोशलिज्म। एज पर द नीड हम क्या करें, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कम्यून, मीर पढ़ा होगा ये सब आप लोगों ने, ठीक है। अगर रईस पढ़ा है तो अभी यहाँ पे समझ लीजिए इक्विटेबल एज पर द नीड, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्स्ट वन इज, ठीक है, फर्स्ट वन इज एज पर, हर्ष जी, हर्ष सर, हाँ जी सर। ये कोई म्यूट कर रहा है, देखिए कौन है ये। एक सेकंड सर। सर नेहा शर्मा नाम से आ रहा है। कीजिए सर। ऑन करिए। ठीक है सर, ठीक है, आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, तो नेक्स्ट, हाँ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक। फिर नेक्स्ट वन क्या है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रोकना है हमें, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड, कि हमने रिसोर्सेज का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल हो, ठीक है, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स अवेलेबल हो। सभी लोग ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, whatever I am saying, listen to this, ठीक है, डोंट चैट इन बिटवीन, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, रिसोर्सेज का हमें कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, दैट्स ऑल, ठीक है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहां पे जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप देखोगे तो इसमें एक टर्म आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक टर्म आएगा सोशियो इकोनॉमिक। कौन सा प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सामाजिक और आर्थिक जो है कि प्रॉब्लम, दिक्कतें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसको हमें कम करना है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कम करने का क्या मतलब होगा कि भाई लोगों को रिसोर्सेज को देना है, ठीक है, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सबका सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, सबका सोसाइटी में क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो, सामाजिक और आर्थिक रूप में सभी सशक्त हो पाए, ठीक है, एम्पावर्ड हो पाए। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, एक टर्म यूज किया जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आएगा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एनवायरमेंटल डैमेज, मैंने आपको बता दिया। इसमें अब देखोगे रियो दे जेनेरियो वर्ल्ड अर्थ समिट, क्या है, वर्ल्ड अर्थ समिट कब हुआ, 1992। When did it happen? 1992. Listen to me, it's what I have written over here, World Earth Summit 1992। कहां हुआ था, रियो दे जेनेरो। कहां पे है रियो दे जेनेरो, ये आपका ब्राजील में है, ठीक है, ये सब क्या करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रियो दे जेनेरो। वहां पे 108 हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, कितने आते हैं, 108 ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और वो 108 हेड ऑफ स्टेट्स आके क्या करते हैं वहां पे, वो वहां पे एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हमें एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और वहां पे कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जाते हैं, और उसी को क्यूमुलेटिवली हम लोगों ने बुलाया एजेंडा 21। क्या बुलाया, एजेंडा 21, एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी, ऐसे समझिए, एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी। 100 हेड ऑफ स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है। तो एजेंडा 21, तो इस एजेंडा 21 में क्या हुआ, ये भी वही सेम जगह पे हुआ 1992, ठीक है, रियो दे जेनेरियो, ठीक है। UNCED पूछा जाता है एग्जाम में, UNCED, ठीक है,
UNCED क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये पीएनसी एनटीएससी में कई बार पूछा है, UNCED। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जाते हैं। इसमें से मेन क्या है आपका, कैसे प्रिंसिपल होंगे जो कि अडॉप्ट किए गए हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल अडॉप्ट हुए हैं कि हमें डिजीज से फाइट करेंगे, हम इकट्ठे पॉवर्टी से फाइट करेंगे। ठीक है, पॉवर्टी से फाइट करेंगे, डिजीज से फाइट करेंगे, इस पे मेन कंसर्न उन्होंने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे के मेन कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डैमेज को देख लेना। ठीक है, डिजीज से फाइट करना, पॉवर्टी से फाइट करना। आप लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, पॉवर्टी चैप्टर में। डिजीज में अभी आप देख रहे हैं कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ होकर फाइट कर रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, और अर्लियर भी किया है, कई सारे डिजीज थे। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि कैसे जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, और इसका एक मेन एजेंडा 21 का एक मेन प्रिंसिपल ये था कि लोकल गवर्नमेंट में भी अपना एक एजेंडा 21 हो। इसका क्या मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट में भी अपना एक एजेंडा 21 हो? इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट में सपोज एजेंडा 21 अपना रखा, तो उन्होंने लोकली उसको अचीव कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे लोकली, कम होंगे। ठीक है, फिर लोकल से आप उसको एक्सपैंड करिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में ले जाइए, वहां पे अपना एजेंडा 21। ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंप्लीट होगा। थोड़ा उसको कुछ इस तरीके से समझिए ध्यान से, ऐसे। अब जैसे ये लोकल मान लिया, ये डिस्ट्रिक्ट मान लिया, ये नेशन, ये इंटरनेशनल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर विजिबल नहीं है तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। ये लोकल, ठीक है, ये लोकल लेवल का अपना एजेंडा 21, इसको अचीव कर लिया इन लोगों ने। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का अपना एजेंडा 21, इनका भी अचीव हो जाएगा। नेशनल लेवल, इनका भी अचीव हो जाएगा। इंटरनेशनल, इनका भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एजेंडा 21 का जो मेन मोटिव है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस अप्रोच हैज बीन टेकन। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। हर्ष सर, हर्ष सर, एक्सक्यूज मी सर। वेट, हर्ष सर, हाँ जी बताइए, क्या कौन, बताइए क्या कह रहे हैं? Anyone? Any kind of doubt? सर लोकल गवर्नमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है? लोकल गवर्नमेंट में, अब जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए। अब एक विलेज में अगर पंचायती, अगर प्रधान चाहे और एजेंडा 21 अपना उन्होंने वहां पे बना लिया, ठीक है, तो बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पीपल क्या है, कम है। ठीक है, और आसानी से उसको किया भी जा सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से एक विलेज से कई सारे विलेज, तो उसमें रेस्पेक्टिव क्या होंगे, अलग अलग प्रधान होंगे। तो सब अलग अलग प्रधान मिलके जो अपने एजेंडा 21 सेट कर लें और उसको अचीव करें, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर वे में अचीव हो सकता है। ठीक है, ओके सर। इज इट क्लियर? यस सर। उसी तरीके से वो अपवर्ड उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो एजेंडा 21 वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ समिट, क्या बताया मैंने अर्थ समिट में कि वन ऑफ द मेन गोल कि एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना है, हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। यहाँ पे 100 हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। यहाँ पे मीन्स कहाँ पे, आपके रियो दे जेनेरो ब्राजील में। ठीक है, और वहां पे उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और वहां पे कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए, उसको एजेंडा 21 कहा। ठीक है, और एजेंडा 21 मैंने आपको बता दिया कि पॉवर्टी से, डिजीज से, एनवायरमेंटल डैमेज से लड़ना। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये अडॉप्ट किया गया कैसे हमें सस्टेनेबली डेवलप करना है। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकल गवर्नमेंट का अपना एक खुद एजेंडा 21 हो। नाउ द नेक्स्ट वन, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग।
रिसोर्स प्लानिंग में पढ़ने से पहले रिसोर्स के बारे में कुछ और भी जान लीजिए कि रिसोर्स में अगर आप देखें इंडिया में, तो इंडिया में रिसोर्सेज क्या हैं? स्कैटर्ड हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। एक रफ, ठीक है, यहाँ पे आपका हिमालय हो गया, एक रफ मैप हो गया इंडिया का। तो यहाँ पे आप जानते हैं मिनरल्स हैं, यहाँ पे जानते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड है, लद्दाख कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि रिसोर्सेज जो हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। ठीक है, प्लानिंग की बात की गई है, इस वजह से ये बात बता रहा हूँ कि जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। कहीं पे मिनरल्स हैं, तो कहीं पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पे ग्रेन्स अवेलेबल ज्यादा है, कोई एरिया जो है कि कल्चरल हेरिटेज है। तो रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड, रिसोर्सेज क्या है? बिखरे हुए हैं। तो अब जब बिखरे हुए हैं तो हमें क्या करना होगा? अब हर एक रीजन में जो है रिसोर्सेज की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे वाटर का अबंडेंस है तो अब उनको डिफरेंट रिसोर्सेज की अब जो है की जरूरत नहीं है, उनको भी अदर रिसोर्सेज की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल पेनिनसुला पार्ट में मिनरल्स बहुत सारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अदर रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तो सभी को सब रिसोर्सेज अवेलेबल हों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी होगी कि रिसोर्सेज जहां जहां हैं उनको हम क्या करें? फाइंड आउट करें, उसकी मैपिंग करें, सर्वेइंग करें। ठीक है, उसकी क्वांटिटी चेक करें, उसकी क्वालिटी देखें, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है या नहीं, इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं, ये सब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पीछे। ठीक है, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो जब प्लानिंग की बात आए, अगर आपसे कोई कह दे कि आप एक पर्टिकुलर जगह है, जाइए देखिए वहां पे वो रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल आइलैंड से कह दिया जाए या कोई भी XYZ मिनरल, तो आपके दिमाग में पहला काम क्या आएगा कि आप उसकी एक इन्वेंट्री बनाएंगे। ठीक है, उसकी मैपिंग करेंगे, उसकी सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में आपसे कोई कहे कि जाइए आप रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके आइए, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करिए, तो आप सीधे वहीं पहुंच जाएंगे और कहेंगे कहाँ है रिसोर्स, निकालो। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब आप जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेंट्री बनाना, मैपिंग, सर्वेइंग, टेक्नोलॉजी, क्वांटिटी, क्वालिटी, इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं, और उसके बाद नेशन डेवलपमेंट से ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये पॉइंट भी रखना है। हम ऐसे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जो नेशन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल ना हो। ठीक है, और हम प्लानिंग आपने पढ़ा भी होगा, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन। तो प्लानिंग वहीं से 5 ईयर प्लान 1927 to 32, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हम लोगों ने 5 ईयर प्लान यहीं से लिया है, और 1951 और 56, ठीक है, जिसको हैरो डोमर मॉडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर चैप्टर जब मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा फिर मैं वहां पे डिस्कस करूंगा हैरो डोमर मॉडल, और NTSC में भी पूछा गया। ठीक है, हैरो डोमर मॉडल कहा जाता है उसको। तो वहां से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान लिया है और उसी को क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? डू एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? सर आई हैव अ डाउट दैट जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 32 से 37 का है या 51 से 56 का है? 32 से 37 कब कहा मैंने? 51 से 56 का इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, 51 से 56 5 ईयर प्लान हमने कहां से लिया है? रशिया से, USSR। आपने पढ़ा होगा। उससे पहले आपने, यस सर, सर उससे पहले आपने 27 से 32 या 32 से 37 वो भी बोला था। 1927 और 32 मैंने रशियन रेवोल्यूशन का बताया था आपको। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो ये पॉइंट वहां पे था। अगर ठीक है इस समय याद नहीं है तो इसमें जो है कि यहाँ पे इसको पे फोकस करिए कि यहाँ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 और 56। मैं कुछ बातें 9th की भी बोल रहा हूँ यहाँ पे। क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस 9th के भी क्वेश्चन आपके NTSC में आते हैं। ठीक है, तो ये उसमें भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन USSR। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऐसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो थोड़ा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके सर।
सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी को इनटू रिच एंड पुअर डिवाइड कर देती है। समवन आस्क्ड, ठीक है, मैंने आंसर दे दिया। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग थे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंजर्वेशन के बारे में आएगा कि रिसोर्सेज का, अब ये देखेंगे आप, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि रिसोर्सेज जो हैं उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल, ठीक है, हम पहले नहीं कर पाते थे, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट, दे वर टेक्नोलॉजिकली व्हाट पावरफुल, वो टेक्नोलॉजिकली क्या थे, एक्सेसिबल, क्या थे, पावरफुल थे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली पावरफुल थे। जब वो इंडिया को क्या करे, उन्होंने कॉलोनाइज किया, इंडिया को कॉलोनाइज किया और अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते गए। वी हैड, आज हमारे पास ऐसा नहीं था कि पहले हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं, एट दैट टाइम आल्सो वी हैव रिसोर्सेज, बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ टू यूज दैट रिसोर्सेज। हमें तो पता ही नहीं था इस रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने आप को यहाँ पे सेटल किया, ठीक है, और रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्ट किया और इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को यहाँ से लेते गए, ठीक है। तो अब हम अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है, क्या आ सकता है कि जो है कि merely availability of resources is not enough, we should have the required technology also, justify the statement, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसको आप इसमें इंक्लूड करके तभी बताएंगे कि रिसोर्सेज then only a resource will be called as a resource, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है रिसोर्स में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है ऑन अ लिमिटेड स्केल है, हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं बट ऑन अ लिमिटेड स्केल। लिमिटेड स्केल मतलब लोगों के नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बहुत हैं। यहाँ पे नीड मैं बता रहा हूँ कि नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज क्या है, बहुत हैं, बट अगर ग्रीड की बात अगर की जाए तो हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है। और यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आएगा जो कि गांधी जी से रिलेटेड होगा, ठीक है। गांधी जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास अपने टेक्स्ट बुक हैं तो उस पर मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसको वहां से उसको रीड करिएगा, ठीक है। देन यू विल फाइंड दैट गांधी जी वाज वेरी एप्ट, ठीक है। उन्होंने कहा कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसका क्या मतलब है, लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत है, ठीक है, बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए बहुत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, इंपॉर्टेंट लिखिएगा, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, ठीक है। तो उन्होंने बताया था रूट कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कौन है, ग्रीडी पीपल, ये लालची लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मास प्रोडक्शन को आप किससे करिए, प्रोडक्शन बाय मासेस। मास प्रोडक्शन को आप रिप्लेस कर दीजिए बाय व्हाट, प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मास प्रोडक्शन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा कि आप रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मशीन अगर काम कर रही है इन कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, तो मशीन विल वर्क मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। तो रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स ज्यादा कर देंगे। तो मशीन के आने से होगा क्या, रिसोर्सेज का डिप्लीशन का रेट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी कह रहे हैं इसको रिप्लेस कर दो, किससे, प्रोडक्शन बाय मासेस। मासेस से प्रोडक्शन कराइए जो कि रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स को क्या करेंगे, कम करेंगे कंपेयर टू मशीन, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, ठीक है, आपके सीबीएसई एनटीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन आस्क मी। भैया किसी का कोई डाउट है? पुलकित सिंह, हु इज पुलकित सिंह over here? Pulkit Yes, Singh. sir. So you have asked how Earth Summit and Agenda 21 are interlinked. तो ये एजेंडा 21 जो है अर्थ समिट के दौरान ही हुआ था, ठीक है। 100 हेड ऑफ स्टेट जब आए तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सेट किया गोल, जिसको नाम दे दिया एजेंडा 21, ठीक है। सेम ईयर सेम प्लेस पे होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको अचीव करना है तो कैसे करेंगे, तो वही एजेंडा 21 है। एजेंडा एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, कि हमें एक
स्ट्रैटेजी बनानी है, एक एजेंडा बनाना है, दैट हाउ इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू वर्क। क्लियर है? Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. ओके। Okay, sir. Which model? Vishesh Goyal, please explain that model again. Which model you are talking about? Who is Vishesh Goyal over here? विशेष गोयल जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? Am I audible to all? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Production, हाँ। Yes, sir. वैभव, प्रोडक्शन ऑफ मासेस एंड प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ मासेस नहीं कह रहा हूं मैं, मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बाय मासेस कह रहा हूं। मास प्रोडक्शन, ठीक है? मास प्रोडक्शन कब होगा? जब मशीन के हेल्प से आप प्रोडक्शन करते हैं तब वो मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है? मशीन के हेल्प से प्रोडक्शन जब करते हैं तब मास प्रोडक्शन होगा। क्यों मास नाम रखा गया? क्योंकि मशीन बहुत तेजी से काम करता है। जब तेजी से काम करेगा तो उसको रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रिसोर्स ही तो है रॉ मटेरियल, जो कि नेचर से आएगा। तो रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, जब मशीन काम करेगी। और अगर वही ह्यूमन बीइंग काम करेंगे तो रेट ऑफ डिप्लेशन क्या होगा? कम होगा। तो गांधी जी यही कहना चाहते थे कि मास प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दो प्रोडक्शन बाई मासेस। मास प्रोडक्शन में एक पॉइंट ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन काम कर रही है। और जब प्रोडक्शन बाई मासेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे लोग काम करेंगे। ठीक है, हैरोड-डोमर मॉडल, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मैं एग्रीकल्चर में फिर डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे। तो अब इसमें अब आप देखोगे एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। क्लब ऑफ रोम में सबसे पहले ये कंजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में आप देखेंगे गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है, और उसके साइड में टेक्स्ट बुक में यू विल फाइंड कि कंजर्वेशन शुरू किया था कहाँ पे हुआ था। तो क्लब ऑफ रोम 1968 में हुआ, ठीक है। क्लब ऑफ रोम में हुआ और वहां पे गांधीयन फिलॉसफी से, ठीक है, किसकी फिलॉसफी से? गांधीयन फिलॉसफी से, ठीक है, जो है कि इन्फ्लुएंस्ड होगा 1974 में, ठीक है। शूमैशर, ठीक है, शूमैशर ने क्या लिखा? आवर कॉमन फ्यूचर, सॉरी इट्स स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर एक ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1987 में आई थी, ठीक है। ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले द टर्म सस्टेनेबल वाज यूज्ड ओवर देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रुकलैंड कमीशन 1987, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमारा एक बुक बना आवर कॉमन फ्यूचर। तो यहाँ पे 2-4 फैक्ट्स हैं, इसको अंडरलाइन करिए और वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ऊपर लिख लीजिए एनडीएससी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? Sir, why is there only 5-year plan, not 4 or? Yes, who is there? Sir, why is there only 5-year plan, not 4 or 6 years? Why 5 years plan? एक्चुअली ये मॉडल है रशियन रेवोल्यूशन में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। आपने लेनिन को पढ़ा होगा, वहीं से अडॉप्ट किया गया। उन्होंने 5 साल की स्ट्रेटेजी बनाई थी और इंडिया में भी जो है उसी को अडॉप्ट कर दिया गया कि नहीं, हम लोग भी अगर काम करेंगे तो 5 इयर्स के हिसाब से ही काम करेंगे, जो कि रशियन मॉडल है, ठीक है। और कोई डाउट है? एनीबॉडी? यू कैन टेक्स्ट इट, टेक्स्ट करिए rather than writing, rather than speaking. अच्छा, टाइगर्स गेमिंग, ओके। क्या लिखा इन्होंने? सर आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज माई बुक इन हिंदी एंड योर वर्ड मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, ओके। प्रवीण वर्मा, रिसोर्स प्लानिंग, ओके। टाइगर्स गेमिंग आपको मैं बता दूं, पहले आप अपना नाम, ठीक है, पूरा लिखिएगा यहाँ पे, ठीक। और अगर आपकी किताब हिंदी में है, देखिए देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो जिनकी हिंदी में बुक है उनके लिए ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो चीज़ों को लिख सकें, एक्सप्रेस कर सकें,
इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मेरा जो भी लेक्चर है वो मोर और लेस, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि वो बैलेंस्ड हो, बट इंग्लिश थोड़ा ज्यादा यूज कर रहा हूँ। बट जो इंग्लिश यूज कर रहा हूँ वो फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश मतलब जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही हिंदी में बता दिया है कि हिंदी में जिनको प्रॉब्लम हो रही है किताब पढ़ने में, वो उस वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, टेक्स्ट कर लीजिएगा, और जो मैं वर्ड जो भी लेक्चर में दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और उसको मैच करिए कि सर ने जो कहा है क्या वो टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में है तो अच्छा, इस कंटेक्स्ट में सर ने ये कहा है, तो वो आप जल्दी समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जिनकी किताबें हिंदी में हैं वो जल्दी समझ पाएंगे, अच्छे से, बहुत ज्यादा उसको समझ पाएंगे कंपेयर टू इंग्लिश, ठीक है। किसी ने पूछा लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन दिल्ली, तो जिस अपार्टमेंट में इसमें मैं खड़ा हूं वो भी एक रिसोर्स है। इस तरीके से मैं कितने रिसोर्सेज बताऊंगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट रिसोर्सेज में हम आएंगे लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज। लैंड के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। सुपर गेमर सर, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी? रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी यही इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी को। कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ। फॉर एन एग्जांपल, पेनिनसुला में अगर मिनरल्स ज्यादा हैं तो नदर्न इंडिया में, ठीक है, प्लेन एरिया में मिनरल्स कम है, तो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ना प्लेन एरिया या नदर्न पार्ट में। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंगली कर लेंगे अच्छे से। और प्लान करके किसी चीज को, काम को करना होता है तो हम प्लान के जरिए ही करते हैं। हम एक प्लान जब बनाएंगे तभी तो उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि हम प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। ओवरऑल एजेंडा क्या है हमारा? डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। यही सब है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लैंड। लैंड इज ऑल्सो रिसोर्स। ये लैंड लिखा है मैंने, अगर इफ इट इज नॉट विजिबल टू किसी को, अगर एनीवन, टू इट इज लैंड, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज 95% ऑफ आवर वर्क, हम लोग अपने 95% वर्क किस पे करते हैं? लैंड पे करते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। बट लैंड भी क्या हो रहा है, ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन, आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन चैप्टर 9 में भी, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, लैंड का इस्तेमाल भी ज्यादा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो लैंड में जो है कि हम देखें कि किस तरीके से लैंड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे लैंड में कि इसको लैंड यूटिलाइजेशन एक टॉपिक होगा वहां पे, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन में आप देखोगे कि लैंड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फॉरेस्ट में है, ठीक है, कुछ वेस्ट लैंड है, कुछ मिसलेनियस में है, कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जो कि 5 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, 5 साल से ज्यादा से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुछ आपका वेस्ट लैंड है, कुछ आपका फैलो लैंड है। फैलो लैंड में आप पढ़ोगे करंट फैलो लैंड आएगा, और फिर उसका आएगा उसके बाद अदर देन करंट फैलो लैंड। फैलो को कहते हैं परती, हिंदी में जिनका होगा वो ये देख लें, परती भूमि। तो करंट फैलो लैंड मतलब परती, मतलब वो जमीन उपजाऊ है बट वहां पे एग्रीकल्चरल यूज नहीं हो रहा है। तो करंट में क्या होगा, जो 1 साल के कम हो, ठीक है, 1 साल से कम, ठीक है, करंट फैलो लैंड में। अदर देन करंट फैलो लैंड में क्या होगा कि जो कि 1 साल और 5 साल के बीच में आ जाए, ठीक है, अदर देन करंट फैलो लैंड। तो ये फैलो लैंड के बारे में है। तो ओवरऑल लैंड का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अलग अलग तरीके से इसमें लिखा गया है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका NSA, नेट सोन एरिया, ठीक है। ये क्या है? नेट सोन एरिया, ठीक है, इट्स नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया का क्या मतलब है? तो ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। अब उसमें आप देखिएगा आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो उसमें लिखा होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, एरिया सोन मोर देन
once in an year plus net sown area। ठीक है, सुनिए मैंने क्या लिखा है लेक्चर में। ग्रॉस क्रॉप एरिया, इसका मतलब ओवरऑल कितने एरिया में क्रॉपिंग हुई है। ध्यान से सुनिए, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। यहाँ पे एग्रीकल्चर ने लिखा है, एग्रीकल्चरल एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। एक एग्रीकल्चरल ईयर में, एग्रीकल्चरल ईयर और कैलेंडर ईयर डिफरेंस होता है, पहले ये समझ लीजिए एग्रीकल्चरल ईयर क्या। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल रबी क्रॉप, तो इसका एक एग्रीकल्चरल ईयर है। क्या ईयर है? एग्रीकल्चरल ईयर है। नवंबर दिसंबर में सोइंग होगी और अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, अप्रैल मई तक हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो ये एक एग्रीकल्चरल ईयर है। ठीक है, तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एक एग्रीकल्चरल ईयर में, ठीक है, कितने ऐसे एरिया हैं जिनमें एक से ज्यादा बार बुआई होती है। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग एंड ऑल। ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर लो, प्लस नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, एरिया सोन हाँ, फिर नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में उसमें इंक्लूड कर लोगे कि जो ओवरऑल एरिया है, ठीक है, जो कि एक बार क्या होता है इन एन ईयर, एक बार उसमें क्रॉपिंग होती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझेंगे, ग्रॉस क्रॉप एरिया इक्वल टू एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। ठीक है, एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट? किसी को कोई डाउट है? और नेट सोन एरिया पूछा जाए, नेट सोन एरिया ओवरऑल जो एरिया है, ठीक है, जो कि इन एन ईयर, ठीक है, क्या किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है, यहाँ पे ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक, अब जैसे नेट सोन एरिया अगर सपोज आपको निकालना है, ग्रॉस और नेट पहले ऐसे समझो, ग्रॉस मतलब ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल में कुछ ऐसे एरिया होंगे, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा बार उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, या क्रॉपिंग हो रही है, या कल्टीवेशन हो रही है। ठीक है, अब कुछ ऐसे होंगे जो साल में सिर्फ एक बार हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको जो है कि सेग्रीगेट कर लो। तो नेट सोन एरिया क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ग्रॉस क्रॉप एरिया माइनस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट नेट सोन एरिया। नाउ नेक्स्ट, इसमें देखेंगे तो लैंड में एक चीज आप जो आपके पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपने पढ़ा होगा, माउंटेन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है। आप अपने बुक टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं इसको इस समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार एनटीएससी में पूछा गया है। माउंटेन कितने परसेंटेज हैं, परसेंटेज ऑफ माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यूज। प्लेन है आपका 43%, ठीक है, माउंटेन है आपका 30% और प्लेट्यू है आपका 20%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड यूज पैटर्न हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना भी पढ़ा दिया, कहीं पे कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क। ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अब जब क्लास रिज्यूम होंगी तभी डाउट सेशंस में क्लियर होंगे। ठीक है, टेक इट एज योर क्लास, ये रिपीटेटिव नहीं होंगे, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, यू कैन चैट, एक एक करके अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए, मैं 1 by 1 उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन ही और शी कैन मैसेज मी। किसी को किसी तरीके का प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ पूछना है तो चैट में पूछिए। अदर देन करंट फैलो लैंड, 1 से 5 साल। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया गया है। 1 से 5 साल के बीच में जो है अदर देन करंट फैलो लैंड। अब फैलो लैंड ही क्यों है, जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकती है वहां पे, तो फैलो लैंड होने का बहुत सारा कारण है। हो सकता है जो पर्टिकुलर जिसके नाम पे वो फील्ड है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करना चाहता, या हो सकता है वो वहां पे झगड़े हो। ठीक है, बहुत सारे कारण है। तो 1 to 5 में अदर देन करंट फैलो लैंड।
कंजर्व कैसे करेंगे रिसोर्सेज को। ओके, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज को कंजर्व, ओवरऑल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका लिमिटेड आप इस्तेमाल करिए। आपने आर के बारे में पढ़ा होगा, 5 Rs, डिफरेंट काइंड ऑफ आर, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, साइंस में आई थिंक आप सभी ने पढ़ा है। तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करिए। अभी हम लोग जब लैंड और सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें भी उसके कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो ओवरऑल जो कॉजेज हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन के या फिर इरोजन के, या जो ओवरऑल प्रॉब्लम है रिसोर्स डिप्लीशन के, उसी को हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है और या तो फिर बैलेंस कर देना है। ठीक है, डाउट? व्हाट इंपॉर्टेंट मेजर्स रिसोर्स कंजर्वेशन के, क्या उनसे इंपॉर्टेंट मेजर्स, इसका क्या मतलब है? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए? मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स मतलब, ट्री ग्रोव्स मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रीज हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। मिसलेनियसली अगर आप देखो तो अलग अलग जगहों पे कुछ 10-15 पेड़ है, उसे हम फॉरेस्ट नहीं बुला सकते, उसको मिसलेनियस में रख देंगे हम, ठीक है। व्हाट आर मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स वो डिपेंड करता है किस तरह के रिसोर्स की आप बात कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो उसमें आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो उसमें जो है कि कैसे रिसोर्स को कैसे वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसमें जो है कि कॉजेज देखेंगे। ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम होता है, ओवर माइनिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो माइनिंग को बैलेंस करिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं करिए, ठीक है। तो कॉजेज जो होंगे उसी को हम क्या कर देंगे। और रिसोर्सेज आप पूछ रहे हो ना ओवरऑल, तो रिसोर्सेज हम एक ऐसा नहीं कह सकते एक लेमैन टर्म में कि ये आप इसका एक्यूरेट हो जाएगा आंसर। हाँ, लेमैन में अगर आप यूज कर सकते हैं तो रीयूज, रिसाइकल वाला टर्म आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कल्टरेबल मतलब जो कि जिसमें किसान, जो उसमें खेती की जा सकती हो, कल्टरेबल वेस्टलैंड। फार्मर्स उसमें कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं, 5 साल से ज्यादा हो गया, उसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, उसको बस सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। और उसमें 2-4-5 पॉइंट याद कर लीजिएगा। मेन उसका आपका क्या होगा, एनएसए, नेट सोन एरिया। और भी आप पूछिए, मैंने आपको सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से सारा एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है आप लोगों के लिए कि आप उसको जो है कि पढ़ेंगे और आपको नहीं समझ में आएगा। आपको हर एक चीज लगभग बता दी गई है, ठीक है। बैरन लैंड, विशेष गोयल, बैरन लैंड एंड फैलो लैंड। फैलो लैंड में आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, बैरन लैंड में नहीं कर सकते, बंजर जमीन है वो, वहां पे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वगैरह के हेल्प से आप कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह के इनपुट से। कल्टरेबल वेस्टलैंड एंड फैलो लैंड। कल्टरेबल वेस्टलैंड मतलब कि वो 5 साल से ज्यादा है, उसमें खेती नहीं किया जा रहा है। फैलो लैंड वो 1 साल और 5 साल के अंदर रखा गया है, ठीक है। क्या लिखा है आपने? शक्ति रॉय आईकॉम, ईयर का डिफरेंस है, यस, ठीक है। किसी को और कोई डाउट? हाँ, अब एक क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है कि किसी रीजन में रिसोर्सेज ज्यादा हैं और फिर भी वो क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इसमें क्या कारण है। अब ऐसे रीजन को अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो कौन सा रीजन है, तो ये आपका उड़ीसा झारखंड वाला जो रीजन है उसको आप इंक्लूड करिए इसमें, ठीक है। इनके पास रिसोर्सेज तो हैं बट ये जो है कि इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है। बीपीएल, मैक्सिमम पीपल आपने पढ़ा होगा कहाँ पे है बीपीएल, पावर पुअर पीपल, वो उड़ीसा और बिहार में है। हाँ, बिहार में और उड़ीसा में, तो बिहार और उड़ीसा में बस माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रॉपर पॉलिसी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, क्लाइमेट प्रॉब्लम है, वहां पे फ्लड वगैरह आते रहते हैं टाइम एंड अगेन, फानी फ्लड आया था आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं। और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे रिसोर्सेज की कमी है फिर भी वो रिच हैं,
जैसे क्या एग्जांपल लेंगे आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। अब रिसोर्सेज यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस तरीके से नेचुरल वाले नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने स्किल के हिसाब से वर्क कर रहे हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मुंबई पर परसेंटेज दोबारा बता दो, कौन सा परसेंटेज पूछना है? Who is he? दीप्तांशु शेखर, अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट करो दीप्तांशु शेखर। सर प्लेट्यू माउंटेन, प्लेट्यू 27%, माउंटेन 30%, प्लेन 43%। शक्ति राय आईकॉम, अपने को अनम्यूट करो एक बार। माउंटेन की जो है कि 30%, प्लेन 43%, प्लेट्यू 27%। आदित्य सिन्हा। शक्ति रे आईकॉम कौन है? अनम्यूट करिए अपने को। सर वही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ओके, तो सभी के डाउट क्लियर हो गए? चलिए, अगर कोई अभी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके और डाउट्स आए हैं, ठीक है। तो और डाउट्स अगर आते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, अदरवाइज मेल भेज के पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है और जितना भी मैंने लेक्चर में दिया बताया है आपको, उसको अच्छे से जो है कि आप सुन सकते हैं दोबारा और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। जो पैटर्न है एग्जाम का वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। उसमें अब ये नहीं है कि आप ये रट के याद कर लेंगे और आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कंपटीशन, अभी जो 2 बच्चे रिसेंटली यहाँ से निकले हैं, काफी अच्छे बच्चे थे, उनको भी यही बात बताई गई और उन्होंने भी इसी चीज को जो है सीरियसली लिया। आपने अभी सुना होगा एनटीएससी 2 बच्चे क्वालिफाई किए, ठीक है, विनीत एंड आकाश। तो वो कैसे कर पाए? उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को उतना ही सीरियसली लिया और उतना ही अच्छे से पढ़ा। अब सेकंड स्टेज है उन लोगों का, और वो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, इन दिल्ली, सॉरी, ठीक है, टू क्रैक एनटीएससी। 153 कोटा ही है टोटल, तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर दिस। तो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है कि घर पे बैठ के अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं कि 5 मिनट्स का मैं जो है लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए एक ओरल सेशन रखते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रखा है उतना मैं पूछूंगा, ठीक है, रैंडमली। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, हेलो, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। सॉरी फॉर सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। एक्चुअली कुछ बताइए। स्टूडेंट्स की मतलब मैसेज आ रहे हैं मधु मैम के पास और मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि रोहन सर नहीं है क्या? रोहन सर नहीं है? रोहन सर नहीं है, एक्चुअली पहचान नहीं पा रहे कुछ स्टूडेंट्स आपको। अरे मैं ही हूँ, कौन कह रहा है इसे? सर के मेरा नाम मैम के पास मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, बोल दीजिए मैं ही तो हूँ क्या। हाँ, उन लोगों को मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा इसीलिए उनको डाउट हो रहा होगा। हाँ आई थिंक, हाँ। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ओके।